जिसने मेरे एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लो जाके। और इसमें आपको सारे सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे ऑल इन वन करके। कल से मैं शुरू करूँगा। और उसमें 3 रूथलेस के, 3 मिस्टीरियस मैन गंगा के और 3 ड्रैगन लॉर्ड के चारों सीरीज़ के 3-3 एपिसोड 30-30 मिनट के आया करेंगे। और उसमें से एक एपिसोड हमेशा तीनों चारों सीरीज़ का यूट्यूब पे शेड्यूल रहेगा। 2 उस पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और प्लस उस पर मैं एक बार में बहुत सारे एपिसोड डालने वाला हूँ। ऐप में ये लोगो है, ठीक है। और यूट्यूब पे आता रहेगा क्योंकि हमारा जो ऐप है सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर पे है, ऐप स्टोर के लिए नहीं बना है। तो एप्पल यूज़र्स के लिए मैं डालता रहूँगा 30 मिनट का डेली एंटरटेनमेंट। और इन्जॉय करते रहना आप लोग। ये लोगो है, ठीक है। आज मैं रात को पूरा अपलोडिंग कर दूँगा, ग्रुप को बना दूँगा पूरा सही से। काम कंप्लीट हो गया, अपलोडिंग सिर्फ करना बाकी है। और जिसको स्टार्टिंग से एपिसोड सुनना था वो भी डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें 3 नई सीरीज़ आने वाली हैं, बॉडीगार्ड करके, रिंग और मैरिड टू ड्रैगन प्रिंसेस। इस समय कंटिन्यू है, बढ़िया वॉइस रहेगी और सबकी वॉइस अच्छी वॉइस में किया गया है। आरव लगातार आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह 100 मील से भी ज्यादा दूर नहीं पहुंच गया। आसपास सुरक्षित होने की कंफर्म करने के बाद उसने सावधानी से कई लेयर्स की बैरियर्स लगा दी। इसके बाद उसने अपने मिले हुए लूट की जांच शुरू की। पहले जिन 2 नौकरों को उसने मारा था उनकी स्टोरेज रिंग्स में ज्यादा कुछ नहीं था, बस कुछ लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स थे जिन्हें उसने सीधे ड्रैगन किंग पैलेस में डाल दिया। फिर उसने अनुज की रिंग निकाली और डिवाइन सेंस से उसे देखा तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसमें लो ग्रेड इमॉर्टल क्रिस्टल्स भरे पड़े थे, कम से कम 6-7 लाख। इसके अलावा कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स और पौधे भी थे जिनमें कई हाई ग्रेड 6ठे और 7वें स्तर के स्पिरिचुअल हर्ब्स शामिल थे। ये खजाने उसके कल्टिवेशन लेवल से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। साफ था कि यह सब उसके स्टेटस की वजह से था। उसके एल्डर ग्रैंडफादर ने उसे काफी अच्छे संसाधन दिए थे। अनुज के मरने से पहले सेक्ट को भेजे गए संदेश को याद करते हुए आरव के होठों पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान आ गई। अच्छा हुआ कि उसने पहले से तैयारी कर रखी थी और सीधे धीरज का नाम और रूप इस्तेमाल किया था। वह आदमी शुरू से ही उसके खिलाफ साजिश कर रहा था और इस बार उसने उम्मीद की कि उसे एक अच्छा सरप्राइज मिलेगा। सब कुछ जांचने के बाद उसने फॉर्मेशन हटा दी और फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट के और गहरे हिस्से में बढ़ गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। हालांकि बाद में उसे कई खतरनाक परिस्थितियां मिलीं, लेकिन अब वे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थीं। 3 दिन बाद भी उसे रेजुविनेटिंग अर्ब का कोई पता नहीं चला। आरव ने मैप देखा और उसके अनुसार वो अब तीसरे स्तर के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट असीमित था और कोई नहीं जानता था कि इसका अंत कहाँ है। उसके पास मौजूद मैप में इस जगह को 5 स्तरों में बांटा गया था और हर स्तर पहले से ज्यादा खतरनाक था। केवल गोल्डन इमॉर्टल या उससे ऊपर की ताकत वाले लोग ही तीसरे स्तर तक पहुंच सकते थे। मैप काफी विस्तृत था और उसके अनुसार आगे एक जरूरी क्षेत्र था जहां स्पिरिचुअल हर्ब्स आसानी से मिल सकते थे। एक दिन बाद आरव को लगातार कई दुर्लभ तीसरे स्तर के स्पिरिचुअल हर्ब्स मिल गए। जैसे ही वह उस क्षेत्र से बाहर निकलने वाला था, अचानक एक हल्की सुगंध हवा में फैल गई। उसकी खुशबू बेहद अजीब थी, कभी मीठी, कभी कड़वी, कभी जली हुई सी, लगातार बदलती हुई। उसने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर अचानक उत्साह छा गया। रेजुविनेटिंग ग्रास, ये पकी हुई रेजुविनेटिंग ग्रास की खुशबू है। एंशिएंट चिकित्सा परंपराओं के अनुसार यह अब बहुत हाई ग्रेड नहीं होती, लेकिन इसे ढूंढना बेहद कठिन होता है। इसकी सबसे खास पहचान यही है कि पकने के समय इसकी खुशबू लगातार बदलती रहती है। इस बार आना वाकई सफल रहा। ये सोचकर उसने बिना देर किए उसी दिशा में दौड़ लगा दी जहां से खुशबू आ रही थी। करीब 10 मील दूर एक लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा जलाशय फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट के बीच तैरता हुआ दिखाई दिया। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, बस 1 या 2 मीटर, एंड वह बिल्कुल साफ और पारदर्शी था। उस तालाब के बीच में एक अद्भुत अर्ब तैर रही थी। उसका एक हिस्सा हरा भरा और दूसरा सूखा पीला था और उससे हल्की हल्की सुगंध निकल रही थी। वह थी रिजुविनेटिंग अर्ब। तालाब के सामने 3 मध्यायु के इमॉर्टल्स एक विशाल और विचित्र मछली से लड़ रहे थे। वह मछली बहुत बड़ी और भयानक थी, उसके दांत चमकते हुए ठंडे प्रकाश से दमक रहे थे और वह लगातार उन तीनों पर हमला कर रही थी। वह थी तीसरे स्तर की इमॉर्टल बीस्ट, आयरन टूथ फ्लाइंग फिश, जो स्वभाव से क्रूर, आक्रमण में शक्तिशाली और गति में बेहद तेज थी। वे तीनों भी कमजोर नहीं थे,
सभी गोल्डन इमॉर्टल के शुरुआती स्तर पर थे। अगर वे अकेले लड़ते तो शायद इस बीस्ट का मुकाबला नहीं कर पाते, लेकिन साथ मिलकर वे उसे दबा रहे थे। उनकी कोऑर्डिनेशन बेहतरीन थी, वे रणनीति के साथ आगे पीछे होते हुए लगातार उस मछली को घायल कर रहे थे और उसकी ताकत कम कर रहे थे। पूरे 1 घंटे तक लड़ाई चली। अंत में आयरन टूथ फ्लाइंग फिश कमजोर पड़ने लगी, उसके घाव बढ़ रहे थे, खून बह रहा था और उसकी गति धीमी हो गई थी। तीनों को जीत नजदीक दिखाई देने लगी और उनके चेहरों पर खुशी झलकने लगी। लेकिन तभी अचानक स्थिति बदल गई। वह मछली अचानक रुक गई और तीनों का हमला सह लिया। फिर रिकॉइल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए वह सीधे तालाब के अंदर कूद गई। ओह नहीं, ये बीस्ट रिजुविनेटिंग अर्ब को नष्ट करने जा रही है। तीनों को तुरंत समझ आ गया कि क्या होने वाला है। जब आयरन टूथ फ्लाइंग फिश तालाब के बीच पहुंची, उसने मुंह खोला और अर्ब की ओर झपट पड़ी। यह उसकी प्रवृत्ति थी, मरने से पहले उस चीज को नष्ट करना जिसे वह लंबे समय से सुरक्षित रख रही थी। तीनों पूरी तरह निराश हो गए। इतनी मेहनत के बाद भी सब बेकार होने वाला था। लेकिन तभी एक आकृति बिजली की तरह चमकी और एक युवक अर्ब और मछली के बीच आ खड़ा हुआ। एक चमक के साथ उसकी इमॉर्टल स्वॉर्ड ने तुरंत उस मछली का सिर काट दिया। वह आरव था। इतनी मेहनत से खोजने के बाद वो इस अर्ब को नष्ट नहीं होने दे सकता था। तीनों इमॉर्टल्स ये देखकर चौंक भी गए और खुश भी हुए। खुश इसलिए कि अर्ब बच गई और चौंके इसलिए कि सामने वाला युवक इतना शक्तिशाली था। जिस बीस्ट को वे तीनों मिलकर मुश्किल से दबा पाए थे, उसे उसने एक ही वार में मार दिया। अब स्थिति फिर से अनिश्चित हो गई, इस अर्ब का मालिक कौन होगा। आरव ने आगे बढ़कर मछली का इनर को निकाल लिया और तीनों की ओर देखा। मैं धीरज फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट से हूँ। आप तीनों को प्रणाम। उसने जानबूझकर अपनी पहचान बता दी ताकि वह ईमानदार भी लगे और सामने वाले उसे लूटने की कोशिश न करें। फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट की प्रतिष्ठा इतनी थी कि कोई भी आसानी से उससे दुश्मनी नहीं लेता था। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। तीनों के चेहरे थोड़े बदले, फिर वे मुस्कुराए। तो आप ब्रदर हैं, अब समझ आया। उन्होंने सम्मान से अभिवादन किया, लेकिन अंदर ही अंदर अपने अपने विचार थे। पहले वे सच में आरव को मिलकर मारने का सोच रहे थे, लेकिन उसकी पहचान जानने के बाद उन्होंने तुरंत वो विचार छोड़ दिया। एक फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल को मारना उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। तीनों मित्रों, मुझे इस रिजुविनेटिंग अर्ब की तुरंत जरूरत है, इसलिए मैं इसे ले जाऊंगा, लेकिन बदले में मैं आपको कॉम्पनसेशन दूंगा। ये कहकर आरव ने हाथ हिलाया और 3 इमॉर्टल हर्ब्स हवा में प्रकट हो गईं। ये मिस्ट, स्पिरिट ग्रास, फ्रॉस्ट वाइन और फ्लेम लावर हैं। तीनों छठे स्तर की स्पिरिचुअल हर्ब्स हैं। बहुत दुर्लभ तो नहीं, लेकिन आपके लिए एक उचित मुआवजा है। असल में इन तीनों हर्ब्स की कीमत रिजुविनेटिंग अर्ब के बराबर ही थी, लेकिन ये सब अनुज से मिले थे, इसलिए उसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तीनों इमॉर्टल्स बहुत खुश हो गए। उन्हें पहले एक अर्ब को बांटना था, लेकिन अब हर किसी को एक एक छठे स्तर की अर्ब मिल रही थी। ब्रदर, यह अर्ब अब आपकी है, तीनों ने एक साथ कहा, बिना किसी विरोध के। आरव भी खुश हो गया। बिना किसी परेशानी के उसे रिजुविनेटिंग अर्ब मिल गई। लेकिन तभी ऊपर से एक घमंडी आवाज गूंजी, कोई हिलेगा नहीं, वह इमॉर्टल अर्ब मेरी है। चारों ने एक साथ ऊपर देखा। एक सफेद रोशनी चमकी और सफेद कपड़े पहने एक युवक उनके सामने प्रकट हो गया। उसके हाथ में एक पेपर फैन था और पीठ पर एक लंबी तलवार टंगी हुई थी। उसका अंदाज बेहद आकर्षक और घमंडी था। आरव ने भौहें सिकोड़ लीं। अभी कुछ ही देर पहले ये तीनों लोग आयरन टूथ फ्लाइंग फिश से इतनी देर तक लड़ते रहे थे। अगर वह बीस्ट पहले से कमजोर न होती तो वह उसे एक ही वार में नहीं मार पाता। ऐसे में उसने मेहनत की थी, इसलिए थोड़ा कॉम्पनसेशन देना सही था। लेकिन यह आदमी अभी आया और आते ही इमॉर्टल अर्ब पर दावा करने लगा। ये हद से ज्यादा दबंग गई थी। इस बार यह इमॉर्टल अर्ब मेरी है और मैं किसी को इसे छूने नहीं दूंगा। उसका चेहरा ठंडा हो गया। इस रिजुविनेटिंग अर्ब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, यहां से निकल जाओ। तुम मुझे निकल जाने को कह रहे हो? सफेद कपड़े वाला युवक ठंडी हंसी हंसा। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं अभिरिच ड्रैगन सेक्ट का डायरेक्ट डिसाइपल हूं। ये कहते ही उसके चेहरे पर गर्व झलकने लगा। ड्रैगन सेक्ट भी 4 महान सेक्ट्स में से एक थी और वह उसका डायरेक्ट डिसाइपल था। 30 साल से कम उम्र में ही वह गोल्डन इमॉर्टल के शुरुआती स्तर तक पहुंच चुका था। पूरे सेक्ट का एक साथ तार्किक प्रतिभाशाली शिष्य। इनमें से कोई भी बात किसी को भी डरा सकती थी, और यही उसका घमंड था।
वाकई सामने खड़े 3 इमॉर्टल्स न तो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट को नाराज करना चाहते थे और न ही ड्रैगन सेक्ट को। स्थिति बिगड़ती देखकर वे तीनों तुरंत मुड़े और वहां से भाग गए। अब इस मामले में उनका कोई हिस्सा नहीं था। सिर्फ नाम सुनाकर 3 लोगों को भगा देने पर अभिरज के चेहरे पर और भी घमंड आ गया। तो अब तुम वो इमॉर्टल अब मुझे दे दोगे है ना? क्यों दूं? यह मैंने हासिल किया है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आरव ने बिना झिझक मुड़कर सीधे रिजुविनेटिंग ग्रास को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। ये देखकर अभिराज का चेहरा तुरंत बदल गया और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। लड़के, तुम मेरी चीज छीनने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें ड्रैगन सेक्ट की इज्जत का डर नहीं है? ड्रैगन सेक्ट हो या कुछ और मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले आया था इसलिए यह हब मेरी है। आरव ने शांत स्वर में कहा, अपने सेक्ट का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट से हूं, मैं तुमसे क्यों डरूं? फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट, अब याद आया तुम धीरज हो, एक आउटर डिसाइपल। हैरानी की बात यह थी कि अभिराज पहले से धीरज को जानता था, जिससे आरव को खुद का परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जो पहले सिर्फ एक वॉइड इमॉर्टल थे इतनी जल्दी ट्रू इमॉर्टल बन जाओगे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी प्रतिभा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अभिरज अब भी घमंड से भरा हुआ था। ठीक है, फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट मेरी ड्रैगन सेक्ट से कमजोर नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ एक आउटर डिसाइपल हो, मेरे सामने कुछ भी नहीं। अभी रिजुविनेटिंग अब मुझे दे दो तो शायद मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं। आरव ने ठंडी हंसी हंसी, और अगर मैं न दूं तो? नहीं दोगे? अभिरज की आंखों में हत्या की भावना उभर आई। तो फिर यही फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट में मछलियों का खाना बन जाओ। ये कहते ही उसने बिना किसी हिचक के हमला कर दिया। उसकी हथेली में एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड प्रकट हुई और उसने सीधे आरव के सिर पर वार कर दिया। उसका इरादा साफ था, मार डालना। आरव ने तेजी से हटकर उस वार से बचाव किया। उसने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई और एक सामान्य ट्रू इमॉर्टल जैसा ही व्यवहार किया। लड़के, कहाँ भाग रहे हो? अभिरज ने अपनी कलाई घुमाई और उसकी इमॉर्टल स्वॉर्ड से तेज स्वॉर्ड लाइट निकली जिसने आरव को घेर लिया। उसके अनुसार अपनी पूरी ताकत लगाते ही सामने वाला बच नहीं सकता था। गोल्डन इमॉर्टल और ट्रू इमॉर्टल के बीच का अंतर पार करना लगभग असंभव होता है, इसीलिए उसने अपनी आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की। लेकिन उसी क्षण उसकी स्वॉर्ड ऑरा के बीच से एक और चमकदार तलवार की रोशनी निकली और सीधे उसकी ओर बढ़ी। ये वार बेहद शक्तिशाली था, मानो आकाश और पृथ्वी को चीर सकता हो। अभिराज की आंखें सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर गहरा सदमा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक ट्रू इमॉर्टल इतना शक्तिशाली हो सकता है। ये वार उसकी अपनी ताकत से कम नहीं था। आमतौर पर एक स्तर पार करके लड़ना ही दुर्लभ होता है, लेकिन यहाँ तो कोई ट्रू इमॉर्टल से गोल्डन इमॉर्टल को चुनौती दे रहा था। पलक झपकते ही दोनों तलवारें टकराईं। दोनों लो ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट्स थीं, लेकिन अभिराज की तलवार झटके से दूर उड़ गई। वह चौंक गया और तेजी से पीछे हट गया। असल में वह बहुत मजबूत था। अगर वह सावधान रहता तो दोनों के बीच बराबरी की लड़ाई होती। लेकिन उसकी लापरवाही ने उसे भारी नुकसान पहुंचा दिया। वह दोबारा संतुलन बनाकर लड़ना चाहता था, लेकिन आरव ने उसे मौका ही नहीं दिया। उसकी इमॉर्टल स्वॉर्ड इंद्रधनुष की तरह चमकी और उसके पीछे पीछे बढ़ती हुई फिर से हमला कर गई। नहीं! अभिरज ने गुस्से और बेबसी से चीख लगाए। एक चमक, खून की बौछार और उसकी एक बांह हवा में उड़ गई। पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह अपनी जान ही बचा पाया। उसकी दाहिनी बांह जड़ से कट चुकी थी। छूनाम वाले, इंतजार करना। मैं इस बदले को कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहकर वह पूरी गति से भाग गया। वह एक गोल्डन इमॉर्टल था और पूरी ताकत लगाने पर उसकी गति बिजली जैसी थी। आरव उसे पकड़ नहीं पाया। उसने हल्का सा सिर हिलाया। वह थोड़ा लापरवाह हो गया था, इसलिए उसे मार नहीं पाया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बदला लेने आएगा तो वह धीरज को ढूंढेगा, उसे नहीं। ये सोचकर उसने उस कटी हुई बांह से स्टोरेज रिंग और जमीन पर गिरी इमॉर्टल स्वॉर्ड उठा ली। ये स्वॉर्ड उसकी अपनी स्वॉर्ड से कम नहीं थी, शायद थोड़ी बेहतर भी थी। इसे बाद में जीनत के लिए रखूंगा। उसने डिवाइन सेंस से स्टोरेज रिंग देखी। उसमें 5-6 लाख इमॉर्टल क्रिस्टल्स थे, साथ ही कई स्पिरिचुअल हर्ब्स और रिफाइनिंग मटेरियल्स भी थे। एक लो ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट और इतने सारे संसाधन, इस बार भी वह फायदे में रहा।
जैसे ही वो सब कुछ ड्रैगन किंग पैलेस में रखने वाला था, अचानक एक सफ़ेद जेड टैलिस्मन चमक उठा। यह एक कम्युनिकेशन जेड टैलिस्मन था। उसने जिज्ञासा से उसे स्कैन किया और तुरंत एक संदेश उसके दिमाग में गूंज उठा। ब्रदर सुओ, जल्दी लॉस्ट सोल डोमेन आओ। यहाँ थंडर गॉड टेम्पल के एंशंट रुइंस मिले हैं। आरव की भौहें हल्की उठ गईं। असल में वो इमॉर्टल अर्ब मिलने के बाद यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन ये खबर उसे बेहद आकर्षक लगी। इमॉर्टल कल्टिवेशन भी असल में अवसरों की लड़ाई है, जो मौका छोड़ेगा वह पीछे रह जाएगा। थंडर गॉड टेम्पल के एंशंट रूइंस में निश्चित ही बड़े खजाने होंगे, इसे छोड़ना मूर्खता होगी। ये सोचकर उसने मैप निकाला और लॉस्ट सोल डोमेन का स्थान देखा। वह जगह खास तौर पर चिन्हित थी, स्पष्ट था कि वह साधारण स्थान नहीं था। उसने मैप वापस रख लिया और तुरंत उसी दिशा में तेजी से बढ़ गया। लॉस्ट सोल डोमेन की जगह आरव की पिछली लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं थी। वहां पहुंचने में उसे लगभग आधा दिन ही लगा। फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट के बाकी हिस्सों की तुलना में ये जगह बेहद जीवंत थी। यहाँ पहले से ही 100 से ज्यादा इमॉर्टल्स इकट्ठा हो चुके थे। ये सभी एक साथ खड़े होकर सामने मौजूद एक विशाल लाइट बैरियर को देख रहे थे, जो हल्की चमक के साथ झिलमिला रहा था। वह बैरियर आधा पारदर्शी था, जिसके अंदर एक विशाल इमारत धुंधली सी दिखाई दे रही थी। बस थंडर गॉड टेम्पल के 3 शब्द ही साफ दिखाई देते थे, बाकी सब अस्पष्ट था। फिर भी उस इमारत से एक एंशंट और भव्य आभा निकल रही थी, एक ऐसी वीरान एंशंट गरिमा जो साफ बताती थी कि यह स्थान बिल्कुल साधारण नहीं है। आरव ये देखकर काफी चकित हुआ। उसे वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट आखिर है क्या और इसके भीतर इतना एंशंट अवशेष कैसे मौजूद हो सकता है। लेकिन अब जब वह यहाँ तक आ ही चुका था तो बाकी बातें महत्वहीन थी। सबसे जरूरी था इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करना। आरव के आने पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। दरअसल चारों दिशाओं से इमॉर्टल्स लगातार यहाँ आ रहे थे और जो पहले पहुंच चुके थे वे अपने साथियों और सेक्ट के लोगों को लगातार बुला रहे थे। सभी की निगाहें बैरियर के भीतर मौजूद थंडर गॉड टेम्पल पर टिकी थीं और वे पूरी ताकत से बैरियर पर हमला कर रहे थे, इस उम्मीद में कि सबसे पहले अंदर घुसकर सबसे बड़ा लाभ हासिल कर सकें। यहाँ मौजूद लोग ज्यादातर रूबी और ट्रू इमॉर्टल स्तर के थे और 100 से अधिक लोगों का संयुक्त आक्रमण सच में आसमान हिला देने वाला था। लेकिन वह बैरियर इतना शक्तिशाली था कि उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ना वह टूटा, ना ही उसमें हल्की सी लहर भी पैदा हुई। लोग गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। कोई उसकी ताकत को कोस रहा था तो कोई कह रहा था कि जितना शक्तिशाली बैरियर होगा, अंदर के खजाने उतने ही बड़े होंगे। कुछ लोग जल्दी करने के लिए उकसा रहे थे, क्योंकि समय बढ़ने के साथ और लोग आएंगे और खजाना बढ़ जाएगा। इन चर्चाओं के बावजूद किसी के हाथ नहीं रुके, सब लगातार हमला करते रहे। आरव भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था, इसलिए वह भी उनके साथ जुड़ गया। लेकिन वह भीड़ में शामिल नहीं हुआ, बल्कि किनारे दूर खड़े होकर अकेले ही बैरियर पर हमला करने लगा। उसने अपनी असली ताकत छिपाई और खुद को एक सामान्य अर्ली स्टेज ट्रू इमॉर्टल की तरह दिखाया। उसकी कल्टिवेशन वहां सबसे कमजोर थी, इसलिए किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह पूरी तरह नजरअंदाज हो गया। उसने एक के बाद एक कई हमले किए, लेकिन बैरियर पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ वार करने के बाद वह जानबूझकर थका हुआ दिखने लगा और लाइट शील्ड के पास टिककर आराम करने लगा। इसी दौरान उसने अपने शरीर के भीतर की इमॉर्टल एनर्जी को धीरे धीरे घुमाना शुरू किया और बैरियर को अब्जॉर्ब व रिफाइन करने की कोशिश की। उसका इरादा था कि बिना किसी का ध्यान खींचे वह खुद ही अंदर घुस जाए। अगर यह संभव न हो तो कम से कम वह पहला व्यक्ति बने जो बैरियर टूटने पर अंदर प्रवेश करे, ताकि दूसरों की मेहनत का फायदा कोई और न ले जाए। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि भले ही उसका वेपर एनर्जी असाधारण था, फिर भी यह बैरियर उसकी क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसकी कल्टिवेशन केवल ट्रू इमॉर्टल के शुरुआती स्तर की थी और वह इतने शक्तिशाली बैरियर को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। सीधा हमला भी बेकार था, ये बात साफ हो चुकी थी। पास खड़े इमॉर्टल्स भी लो ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट से लगातार हमला कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब उसके पास एक ही विकल्प बचा था, छोटा वाला। अगर वह भी असफल हो जाता तो उसे यह मौका छोड़ना पड़ता। ये सोचकर उसने चुपचाप उस छोटे प्राणी को बाहर निकाला और अपनी आस्तीन के भीतर छिपा लिया, ताकि कोई उसे देख न सके। उसने डिवाइन सेंस के जरिए पूछा, क्या तुम इस बैरियर को तोड़ सकते हो? छोटे ने उत्साह से जवाब दिया, कोई समस्या नहीं। वह इतना उत्साहित था कि अगर आदेश न मिलता तो अभी कूद पड़ता। आरव ने आगे पूछा, क्या हम इसमें एक छोटा सा छेद बनाकर चुपचाप अंदर जा सकते हैं?
वह अपने खजाने को दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता था, वो सब कुछ अकेले लेना चाहता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर किसी को पता चल गया कि उसके पास कोई बड़ा खजाना है तो उसकी प्रेजेंट ताकत के साथ वह उसे बचा नहीं पाएगा। इमॉर्टल वर्ल्ड में भी कल्टिवेशन वर्ल्ड की तरह हत्या और लूट आम बात थी। ऐसी स्थिति में जान बचाना भी मुश्किल हो सकता था। सामान्यतः शक्तिशाली बैरियर्स में सेल्फ रिपेयर की क्षमता होती है। अगर थोड़ी देर के लिए छेद बनाया जाए तो अंदर जाने के बाद वह खुद ही ठीक हो जाता है और अंदर के सारे खजाने केवल उसी के हो जाते हैं। छोटे ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन इसमें 3 सांस का समय लगेगा। ये सुनकर आरव के चेहरे पर चिंता आ गई। 3 सांसें सामान्य तौर पर बहुत कम समय थी, लेकिन यहाँ इतने सारे एक्सपर्ट्स मौजूद थे, जैसे ही कोई हलचल होती सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता। ये योजना जोखिम भरी थी, न केवल वह अंदर नहीं जा पाता बल्कि छोटे का राज भी खुल सकता था। और अगर यह बात किसी बड़े अस्तित्व जैसे सेलेस्टियल किंग तक पहुंच गई तो परिणाम विनाशकारी होते। इसलिए उसने तुरंत फैसला बदल दिया, अभी नहीं। उसने छोटे को वापस रख लिया और सही मौके का इंतजार करने लगा। लेकिन समस्या ये थी कि सभी लोग यहाँ इकट्ठा थे और उनकी पूरी नज़र बैरियर पर थी। ऐसे में बिना ध्यान खींचे अंदर जाना लगभग असंभव था। वह भी सोच ही रहा था कि अचानक एक आवाज़ गूंजी, सब लोग थोड़ी देर रुक जाओ। यह आवाज़ एक सुनहरे बालों वाले रूबी की थी, जिसकी कल्टिवेशन यहाँ सबसे ऊंची थी, लेट स्टेज रूबी। उसकी बात सुनकर सभी रुक गए और उसकी ओर देखने लगे। वह हवा में खड़ा था और नीचे मौजूद सभी लोगों को देख रहा था। उसने कहा कि यह बैरियर बहुत शक्तिशाली है और इस तरह बिखरे हुए हमले करने से कोई फायदा नहीं होगा, ये केवल ऊर्जा की बर्बादी है। अगर इसी तरह चलता रहा तो बाद में और शक्तिशाली लोग आ जाएंगे और फिर उनके हिस्से कुछ नहीं आएगा। एक गोल्डन इमॉर्टल आगे बढ़ा और बोला, सीनियर, फिर हमें क्या करना चाहिए? बाकी लोग भी सहमत हुए और उससे सलाह मांगने लगे। सुनहरे बालों वाले इमॉर्टल ने कहा कि उसके पास एक कंबाइंड अटैक टेक्निक है। अगर सभी लोग मिलकर एक ही बिंदु पर हमला करें तो शायद बैरियर को तोड़ा जा सकता है। ये बात सुनकर सभी ने सिर हिलाया। बिखरी हुई ताकत बेकार थी, लेकिन केंद्रित ताकत शायद काम कर सकती थी। लेकिन तभी किसी ने एक और सवाल उठा दिया, अगर बैरियर टूट गया और हम अंदर गए तो खजाने का बंटवारा कैसे होगा? ये सवाल खासकर कमजोर इमॉर्टल्स के मन की बात थी। वे मिलकर हमला तो कर सकते थे, लेकिन अंदर जाने के बाद उनकी हैसियत इतनी नहीं थी कि उन्हें कुछ मिल सके। सुनहरे बालों वाला इमॉर्टल कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके पीछे से एक घमंडी आवाज गूंजी, बांटने की जरूरत नहीं है, यहाँ का सारा खजाना मेरा है। सुनहरे बालों वाले रूबी के नेतृत्व में सभी लोग एक साथ ऊपर देखने लगे और उन्होंने देखा कि हवा में एक आकृति प्रकट हुई है। सभी चौंक गए क्योंकि यह व्यक्ति वही सफेद बालों वाला बूढ़ा था जिसने पहले सबको मुफ्त में मैप दिया था। जैसे ही वह अचानक यहाँ दिखाई दिया, आरव के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। यहाँ मौजूद अक्सर इमॉर्टल्स वही थे जिन्हें पहले वह मैप मिला था। उसी समय एक गोल्डन इमॉर्टल आगे बढ़ा और बोला, सीनियर, आप क्या हमें तय समय पर मेडिसिनल हर्ब्स लेकर आपके पास नहीं आना था? फिर आप खुद यहाँ क्यों आए? सफेद बालों वाला बूढ़ा जोर से हंसा, हा हा हा, क्या मजाक है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे तुम्हारी उन मामूली मेडिसिनल हर्ब्स की ज़रूरत है? उसकी बात सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। उसने फिर कहा, तुम लोग जानना चाहते हो? आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए बता देता हूँ। मैं हूँ व्हाइट हेड इविल लॉर्ड ब्लड मून। क्या तुमने मेरा नाम सुना है? उसके इतना कहते ही भीड़ में हड़कंप मच गया। बहुतों ने उसका नाम सुना था लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, हे भगवान, यह वही व्हाइट हेड इविल लॉर्ड है। सुना है ये ग्रेट इमॉर्टल तक पहुंच चुका है, हमें आज इससे सामना हो जाएगा ये सोचा भी नहीं था। हम तो समझ रहे थे कि यह कोई साधारण ग्रेट इमॉर्टल है। इन चर्चाओं को सुनकर आरव समझ गया कि सामने वाला बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक बेहद खतरनाक और प्रसिद्ध ग्रेट इमॉर्टल है। लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पा रहा था कि इस बूढ़े का असली उद्देश्य क्या है। तभी वह सुनहरे बालों वाला इमॉर्टल आगे बढ़ा और गहरा प्रणाम करते हुए बोला, सीनियर ब्लड मून को प्रणाम। कृपया बताएं आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। हालांकि वह खुद यहाँ सबसे शक्तिशाली था, लेकिन ग्रेट इमॉर्टल के सामने वह भी एक चींटी से ज्यादा नहीं था। बूढ़े ने हाथ हिलाकर कहा, जल्दी मत करो, मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। असल में इस एंशिएंट रूइन को सबसे पहले मैंने ही खोजा था। 10 दिन पहले मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे थंडर गॉड टेम्पल का प्रकट होना दिखाई दिया।
उस समय मैं बेहद खुश हुआ, सोचा कि मुझे एक बड़ा अवसर मिल गया। लेकिन जल्द ही मुझे पता चला कि यहाँ का बैरियर इतना शक्तिशाली है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसे तोड़ नहीं सकता। ये सुनकर सभी के दिल में सिहरन दौड़ गई। एक ऐसा व्यक्ति जो हजारों साल से प्रसिद्ध है और ग्रेट इमॉर्टल है, अगर वह भी बैरियर नहीं तोड़ सका तो बाकी लोगों की तो कोई औकात ही नहीं थी। कई लोग सोच में पड़ गए कि इसका उनसे क्या संबंध है, लेकिन इतने बड़े दबाव के सामने कोई कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बूढ़ा आगे बोला, थंडर गॉड टेम्पल साफ तौर पर किसी एंशिएंट देवता का अवशेष है। ऐसा अवसर कैसे छोड़ा जा सकता है? इसलिए मैंने एक योजना बनाई। मैंने 1000 मैप्स तैयार किए और तुम सबको यहाँ बुलाया। असल में मुझे इतने लोगों की जरूरत नहीं थी, 100 लोग ही काफ़ी थे। ये सुनते ही आरव को सब समझ में आ गया। मैप इतने विस्तार से बना हुआ था और लॉस्ट सोल डोमेन को खास तौर पर चिन्हित किया गया था। असल में ये सब लोगों को यहाँ फंसाने के लिए था। सुनहरे बालों वाले इमॉर्टल ने तुरंत कहा, सीनियर जो भी आदेश होगा हम जान देकर भी पूरा करेंगे। बाकी इमॉर्टल्स ने भी उसका साथ दिया क्योंकि सभी जानते थे कि सामने वाला व्यक्ति एक निर्दयी राक्षस है। इस समय सबसे जरूरी था अपनी जान बचाना। अगर अंदर घुसने का मौका मिल जाए तो कुछ लाभ मिल जाए, यही काफ़ी था। लेकिन बूढ़े के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई, जान देकर भी? बहुत अच्छा, मुझे भी यही चाहिए। मैंने तुम सबको यहाँ इकट्ठा किया है ताकि तुम्हारे खून से ब्लड स्पिरिट अरे बनाया जा सके और इस बैरियर को तोड़ा जा सके। उसने आगे कहा, ये फॉर्मेशन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे बनाने के लिए कम से कम 100 ट्रू इमॉर्टल्स के खून की जरूरत होती है, और तुम लोगों की संख्या बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उन्हें समझ आ गया कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया था। वे किसी खजाने के लिए नहीं बल्कि बलि बनने के लिए लाए गए थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अचानक सभी घबरा गए और इधर उधर भागने लगे, आसमान में उड़कर भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन व्हाइट हेड इवल लॉर्ड ने ठंडी हंसी हंसी, भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। उसने पहले ही सब कुछ तैयार कर रखा था। उसने बस अपना पैर आगे बढ़ाया और एक भयानक धमाके के साथ थंडर गॉड टेम्पल के सामने 10 मील का पूरा क्षेत्र लाल रोशनी से ढक गया। जो इमॉर्टल्स उड़ने की कोशिश कर रहे थे उनकी इमॉर्टल एनर्जी तुरंत दब गई और वे सब जमीन पर गिर पड़े। उनके पास खड़े होने तक की ताकत नहीं बची, भागना तो दूर की बात थी। वह जोर से हंसा, मैंने यहाँ इतने समय से तैयारी कर रखी है और पहले ही ब्लड स्पिरिट अरे स्थापित कर दिया है। अब जब तुम इसमें आ चुके हो तो बचकर निकलना असंभव है। बेहतर होगा कि चुपचाप अपना खून अर्पित कर दो। उसने हाथ उठाकर एक स्पेल कास्ट किया। तुरंत ब्लड स्पिरिट अरे के ऊपर रक्त ऊर्जा इकट्ठा होने लगी और धीरे धीरे एक 10 फुट लंबा भाला बनने लगा। जैसे ही वह भाला प्रकट हुआ सभी इमॉर्टल्स को महसूस हुआ कि उनके शरीर का खून बाहर निकल रहा है। लाल धुंध बनकर वह भाले में समा रहा था। उस भाले की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी और वह और अधिक ठोस होता गया। सभी इमॉर्टल्स घबरा गए। उन्होंने पूरी ताकत से अपनी इमॉर्टल एनर्जी चलाकर खून के रिसाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे हैरान रह गए, कोई भी इसे रोक नहीं पा रहा था। व्हाइट हेड इवल लॉर्ड ने गर्व से कहा, देखा, यही तरीका है बैरियर तोड़ने का, खून को हथियार में बदलना। 100 ट्रू इमॉर्टल्स के खून से बना ब्लड फील्ड स्पीयर इस बैरियर को आसानी से तोड़ देगा। आरव अब भी थंडर गॉड टेम्पल के बैरियर के पास टिक कर खड़ा था। वह भी भागा नहीं था क्योंकि वह समझ चुका था कि इतनी तैयारी के बाद ये बूढ़ा किसी को आसानी से भागने नहीं देगा। सच कहें तो व्हाइट हेड इवल लॉर्ड की योजना बेहद चतुर थी। पहले उसने यहाँ फॉर्मेशन स्थापित किया, फिर मुफ्त मैप देकर इतने इमॉर्टल्स को यहाँ बुलाया। यहाँ मौजूद कई इमॉर्टल्स अनुभवी थे, लेकिन वे भी लालच में फंस गए। थंडर गॉड टेम्पल का आकर्षण इतना बड़ा था कि कोई भी सावधान नहीं रहा। आरव खुद भी उसी तरह फंसा था। यहाँ आने के बाद उसने पहले टेम्पल का निरीक्षण किया, फिर दूसरों के साथ योजना बनाने लगा कि अंदर कैसे जाए, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि यहाँ पहले से फॉर्मेशन बिछा हुआ है। अगर वह ध्यान देता तो अपनी फॉर्मेशन नॉलेज के कारण जरूर कुछ गड़बड़ी पकड़ लेता। लेकिन अब पछताने का समय नहीं था। सबसे जरूरी था यहाँ से बचकर निकलना। ड्रैगन किंग पैलेस में छिपना भी संभव नहीं था क्योंकि इतने लोगों के सामने ऐसा करना तुरंत ध्यान खींच लेता और उल्टा मुसीबत बढ़ जाती। ऊपर से ये सब अभी भी फॉर्मेशन के अंदर था। व्हाइट हेड इवल लॉर्ड हर चीज पर नजर रखे हुए था और वह तुरंत पकड़ लेता। इस ब्लड स्पिरिट अरे से निकलने के केवल 2 रास्ते थे। पहला, फॉर्मेशन को तोड़ देना। अपनी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ आरव आसानी से इसका कोड ढूंढ सकता था और इसे नष्ट कर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि बाहर एक ग्रेट इमॉर्टल खड़ा था।
उसकी मौजूदगी में चाहे फॉर्मेशन टूट भी जाए वह भाग नहीं सकता था, और अगर उसने फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश की तो वह सबसे पहले उसी को मार डालेगा। इस तरह अगर वह कुछ करता भी तो न केवल वह बच नहीं पाएगा बल्कि और भी जल्दी मर जाएगा। दूसरा विकल्प ये था कि छोटे को बैरियर तोड़ने दिया जाए और सीधे थंडर गॉड टेम्पल के अंदर घुस जाया जाए। अंदर क्या स्थिति है ये भले ही पता ना हो, लेकिन कम से कम वहां एक उम्मीद तो थी। लेकिन इस तरीके में एक बड़ी समस्या थी, यहाँ बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे। जैसे ही किसी को पता चलता कि बैरियर के अंदर जाया जा सकता है, सभी लोग एक साथ अंदर घुसने की कोशिश करते। उस स्थिति में न केवल वह खुद नहीं बच पाता बल्कि व्हाइट हेड इविल लॉर्ड का भी ध्यान उसकी ओर चला जाता। इसलिए ये तरीका सही होते हुए भी अभी के लिए उचित नहीं था। उसे सही मौके का इंतजार करना था, लेकिन वह मौका कब आएगा इसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। इस बीच व्हाइट हेड इविल लॉर्ड के कंट्रोल में ब्लड स्पिरिट अरे और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। चारों ओर रक्त ऊर्जा उफान मार रही थी और हवा में बना ब्लड फील्ड स्पीयर धीरे धीरे और ठोस होता जा रहा था। उससे निकलने वाली ठंडी और भयावह आभा सभी को कंपा रही थी। वहीं फॉर्मेशन के अंदर फंसे इमॉर्टल्स की हालत लगातार खराब होती जा रही थी, उनका खून और जीवन ऊर्जा तेजी से खींची जा रही थी। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो वे सच में पूरी तरह सूखकर मर जाते। आरव ने अपने वेपर एनर्जी की मदद से अपने शरीर के चारों ओर एक हल्का प्रोटेक्टिव शील्ड बना लिया था, जिससे वह फिलहाल उस अब्जॉर्प्शन का सामना कर पा रहा था। लेकिन वह इसे पूरी तरह रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर उसके शरीर से खून की एक बूंद भी बाहर न जाती तो व्हाइट हेड इविल लॉर्ड का ध्यान तुरंत उस पर चला जाता। इसलिए वह बस इतना कंट्रोल रख रहा था कि वह दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में रहे, लेकिन पूरी तरह अलग न दिखे। फिर भी वह समझ रहा था कि यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। जैसे ही बाकी लोगों का खून पूरी तरह खत्म हो जाएगा उसकी स्थिति उजागर हो जाएगी। वह बाहर से शांत दिख रहा था लेकिन अंदर से बेहद बेचैन था। अब क्या करूं? क्या करूं? तभी अचानक फॉर्मेशन के बाहर से एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, ब्लड मून, तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम यहाँ इस तरह का पाप करो और ऐसा फॉर्मेशन बनाओ जो हेवनली लॉज के खिलाफ है। जैसे ही आवाज खत्म हुई एक सफेद आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा बेहद सुंदर था और उसका स्वभाव किसी डिवाइन देवी जैसा प्रतीत हो रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट की ग्रैंड एल्डर पालक थी। उसे देखकर आरव पहले तो चौंक गया और फिर उसके मन में कई विचार उमड़ पड़े। ये यहाँ कैसे आए? क्या यह महज संयोग है, या ये पूरे समय मेरा पीछा कर रही थी? लेकिन उसने तुरंत इस विचार को नकार दिया। फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट जैसी खतरनाक जगह में कोई यूं ही नहीं आ सकता, और वह भी इतनी दूर से। इसका मतलब साफ था। जब उसे इमॉर्टल अर्ब खोजने के लिए भेजा गया था तब भी पलक को उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, इसलिए वह चुपचाप पीछे पीछे उसकी सुरक्षा के लिए आ गई थी। ये सोचकर उसके दिल में एक हल्की गर्माहट फैल गई। लगता था कि ग्रैंड एल्डर उतनी कठोर नहीं थी जितनी वह बाहर से दिखती थी। बाकी इमॉर्टल्स में भी हलचल मच गई। कई लोगों ने पलक को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम और उसकी शक्ति सबने सुन रखी थी। उनके दिलों में अचानक उम्मीद की किरण जाग उठी। व्हाइट हेड इविल लॉर्ड पहले तो थोड़ा चौंका, लेकिन फिर हंस पड़ा। पलक, हम तो पुराने परिचित हैं। यहाँ तुमसे मिलूंगा ये सोचा नहीं था। दरअसल दोनों पहले भी कई बार भिड़ चुके थे। अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष हमेशा से रहा था। दोनों की ताकत लगभग बराबर थी। पलक लेट स्टेज ग्रेट इमॉर्टल थी और ब्लड मून भी उससे कम नहीं था। पलक ने ठंडे स्वर में कहा, फॉर्मेशन हटाओ और इन लोगों को छोड़ दो, वरना आज यहीं तुम्हें मार डालूंगी। ये कहते हुए उसने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली जो इंद्रधनुषी रोशनी से चमक रही थी और बेहद ठंडी आभा छोड़ रही थी। व्हाइट हेड इविल लॉर्ड मुस्कुराया, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? उसके लिए ये योजना इतनी बड़ी थी कि वह इसे एक धमकी से छोड़ नहीं सकता था। पलक ने बिना समय गंवाए हमला कर दिया। ग्रेट इमॉर्टल का वार सच में भयावह था। उसकी तलवार की चमक ने मानो आकाश को चीर दिया और आसपास की स्पेस तक कांप उठी। आरव ये देखकर दंग रह गया। अगर ग्रेट इमॉर्टल की ताकत ऐसी है तो इमॉर्टल किंग कितने भयानक होंगे। उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे जल्दी से जल्दी अपनी कल्टिवेशन बढ़ानी होगी, नहीं तो एक दिन वह किसी बड़े दुश्मन के सामने टिक नहीं पाएगा। व्हाइट हेड इविल लॉर्ड ने भी जवाब दिया। उसने अपनी कलाई घुमाई और एक काला लंबा विप निकाला जो सीधे उस स्वॉर्ड लाइट से टकराया। जोरदार टक्कर हुई और दोनों पीछे हट गए। लेकिन पलक को 10 मीटर से ज्यादा पीछे हटना पड़ा। वह साफ तौर पर थोड़ी कमजोर पड़ गई थी। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की चिंता आई।
100 साल पहले जब दोनों लड़े थे तब वह आगे थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। ब्लड मून की ताकत बढ़ चुकी थी जबकि वह खुद आगे नहीं बढ़ पाई थी। इसका कारण वही पुरानी चोट थी जिसने उसकी प्रगति रोक दी थी। व्हाइटहेड इविल लॉर्ड हंस पड़ा, लगता है तुमने इन सालों में कुछ खास प्रगति नहीं की। क्या अपने छोटे प्रेमी के बारे में सोचते सोचते कल्टिवेशन भूल गई? पलक ने गुस्से में जवाब दिया, तुम जैसे कचरे को मारने के लिए मैं अभी भी काफी हूँ। लेकिन ब्लड मून ने सिर हिलाया, मुझे मारना इतना आसान नहीं है, और तुम इतनी मूर्ख भी नहीं होनी चाहिए कि यह सोचो कि सिर्फ कुछ ट्रू इमॉर्टल्स के खून से यह बैरियर टूट जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी चौंक गए। आरव भी समझ गया, वह खुद इस बैरियर की शक्ति महसूस कर चुका था। 100 ट्रू इमॉर्टल्स का खून इसे तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसका मतलब साफ था, इस बूढ़े की असली योजना कुछ और थी। पलक का दिल बैठ गया, उसे भी कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। व्हाइटहेड इविल लॉर्ड हंसा, मैंने इन बेकार लोगों को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया ताकि इनके पीछे छिपे बड़े लोगों को बाहर लाया जा सके, और देखो योजना सफल हो गई। पलक खुद आ गई। फिर उसने व्यंग्य से कहा, तुम फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट में थी, फिर अचानक यहाँ क्यों आई? क्या तुम्हारा छोटा प्रेमी भी अंदर है? ये बात उसने मजाक में कही थी, लेकिन पलक का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में आरव को यहाँ भेजा था, लेकिन बाद में उसे चिंता हुई, इसलिए वह उसके पीछे पीछे चली आई थी। रास्ते में उसने आरव की असली ताकत देखी, उसकी इमॉर्टल एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी शक्ति और खासकर उसका एक्सटिंक्शन ट्रिब्यूलेशन। सब कुछ देखकर वह हैरान रह गई थी। उसे अब समझ आया कि सेक्ट में जिसे बेकार समझा जाता था वही असली असाधारण प्रतिभा है। न जीनत न कीर्ति, बल्कि आरव ही वह दुर्लभ प्रतिभा है जो हजारों साल में एक बार पैदा होती है। एक ग्रैंड एल्डर होने के नाते उसे ये देखकर बेहद खुशी हुई। लेकिन अब जब उसने देखा कि आरव इस जाल में फंस गया है तो वह चुप नहीं रह सकती थी। बाकी लोगों की मौत से उसे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आरव को वह हर हाल में बचाना चाहती थी। इसलिए वह बिना सोचे समझे सामने आ गई, चाहे ये सेक्ट के भविष्य की रक्षा के लिए हो या उसके दिल में उठी किसी और भावना के कारण। उसके मन में अब केवल एक ही विचार था, किसी भी कीमत पर आरव को बचाना है। पलक का मन अंदर ही अंदर उथल पुथल से भरा हुआ था, लेकिन व्हाइटहेड इविल लॉर्ड को इसका कोई अंदाजा नहीं था। वह अपनी योजना में पूरी तरह डूबा हुआ आगे बोला, पहले मुझे इस बैरियर को तोड़ने का पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन अगर मैं तुम्हारे जैसे ग्रेट इमॉर्टल की एसेंस एब्जॉर्ब कर लूं तो मेरा ब्लड फील्ड स्पीयर अजय हो जाएगा। तब इस बैरियर को तोड़ना मेरे लिए 100% निश्चित हो जाएगा। ख्वाब देखना बंद करो। पलक ने गुस्से से चिल्लाते हुए उससे भिड़ना बंद किया और तुरंत मुड़कर ब्लड स्पिरिट अरे पर अपनी तलवार चला दी। उसके लिए सबसे जरूरी था अंदर फंसे लोगों को बचाना, क्योंकि उनकी लाइफ एसेंस हर पल खींची जा रही थी। लेकिन व्हाइटहेड इविल लॉर्ड ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, लोगों को बचाना? तुम खुद को भी नहीं बचा सकती। इतना कहते ही उसने एक और स्पेल कास्ट किया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक दूसरी फॉर्मेशन भी सक्रिय हो गई। ये देखकर सभी इमॉर्टल्स के चेहरे बदल गए। किसी ने नहीं सोचा था कि यह बूढ़ा इतना चालाक होगा। उसने सिर्फ ब्लड स्पिरिट अरे ही नहीं, बल्कि उसके बाहर एक और फॉर्मेशन भी पहले से तैयार कर रखी थी। पलक भी इससे अचंभित रह गई। जैसे ही यह नई फॉर्मेशन सक्रिय हुई, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके ऊपर एक माउंटेन टूट पड़ा हो। उसका शरीर और उसकी मेंटल एनर्जी दोनों जकड़ गए। उसकी ताकत कई स्तर गिर गई और अब वो मुश्किल से ग्रेट इमॉर्टल के स्तर पर रह गई थी। व्हाइटहेड इविल लॉर्ड जोर से हंसा, कैसा लग रहा है? ये है मेरा 5 एलिमेंट्स इमॉर्टल बाइंडिंग फॉर्मेशन। उसकी आंखों में घमंड साफ दिख रहा था। वह कोई महान फॉर्मेशन मास्टर नहीं था, लेकिन उसे इंसानी स्वभाव की गहरी समझ थी। थंडर गॉड टेम्पल के लालच में किसी ने भी उसकी चालाकी पर ध्यान नहीं दिया। पहले ब्लड स्पिरिट अरे से सबको जकड़ा, फिर जो लोग बचाने आएंगे वे घबराहट में दूसरी फॉर्मेशन को नोटिस ही नहीं करेंगे। अब पलक भी उसी जाल में फंस चुकी थी। वह आगे बोला, अब बताओ तुम्हारे पास क्या बचा है? पलक ने दांत भींचते हुए कहा, ब्लड मून मुझे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह पूरी कोशिश कर रही थी अपनी इमॉर्टल एनर्जी चलाकर फॉर्मेशन से निकलने की, लेकिन उसे फॉर्मेशंस की उतनी समझ नहीं थी। वह फिलहाल फंसी हुई थी। व्हाइटहेड इविल लॉर्ड ने तिरस्कार से सिर हिलाया, अब भी सेक्ट का नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? ये फॉलन इमॉर्टल सीक्रेट है। यहाँ मरना आम बात है। अगर कोई बचकर नहीं गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया। फिर उसकी आंखों में पागलपन चमक उठा।
और जब मैं तुम्हारी एसेंस अब्जॉर्ब कर लूँगा, थंडर गॉड टेम्पल को तोड़ दूंगा और अंदर का खजाना हासिल कर लूँगा, तो मैं इमॉर्टल किंग बन जाऊँगा। तब तुम्हारी फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट की क्या औकात होगी। उसकी बात सुनकर सभी के दिल बैठ गए। किसी ने नहीं सोचा था कि फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड सेक्ट की ग्रैंड एल्डर भी इस जाल में फंस जाएगी। आरव एक ओर खड़ा था, उसकी भौहें तनी हुई थी और दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह हर संभव रास्ता सोच रहा था जिससे वह इस स्थिति से निकल सके। व्हाइट हेड इवल लॉर्ड ने कहा, ठीक है, अब काफी समय हो गया। मैं तुम्हें रास्ते से हटाता हूँ। वह अब और देर नहीं करना चाहता था, कहीं और शक्तिशाली लोग आ जाएं। उसने अपने हाथ में पकड़ा लंबा काला विप घुमाया जो अचानक बढ़कर एक विशाल अजगर जैसा पलक की ओर लपका। पलक ने पूरी ताकत से तलवार चलाई, लेकिन उसकी शक्ति अब बहुत कम हो चुकी थी। वह ग्रेट इमॉर्टल स्तर पर गिर चुकी थी, जबकि सामने वाला ग्रेट इमॉर्टल था। यह अंतर बहुत बड़ा था। उसकी तलवार उस हमले को रोक नहीं पाए और वह विप सीधे उसके सीने पर जा लगा। पुफ! उसके मुंह से खून की धार निकली। ये हमला बेहद भयानक था। उसके सीने की मरिडियंस टूट चुकी थीं और वह लगभग अपंग हो गई थी। अगर ब्लड स्पिरिट अरे के लिए उसकी लाइफ एसेंस की जरूरत न होती तो शायद उसी वार में उसकी जान चली जाती। वह हवा में गिरती हुई किसी तरह अपनी दिशा नियंत्रित करते हुए सीधे आरव के सामने आ गिरी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, खून के साथ उसके अंदरूनी अंगों के टुकड़े बाहर आ गए। वह गंभीर रूप से घायल थी। बिना कुछ बोले उसने एक सुनहरा टैलिस्मन आरव के हाथ में रख दिया। आरव ने तुरंत पहचान लिया, ये 100 माइल एस्केप टैलिस्मन था। उसका दिल हिल गया। इस हालत में भी वह उसके बारे में सोच रही थी। भागो! पलक ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर बस इतना ही कहा। लेकिन आरव ने न केवल जाने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एक और खून की उल्टी हुई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बेहोश हो गई। उसी पल आरव की आकृति चमकी और वह अचानक सबकी आंखों से गायब हो गया। कहाँ गया? सभी स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि थंडर गॉड टेम्पल के बैरियर में अचानक 1 फुट जितना बड़ा छेद बन गया था। वो छोटा था, लेकिन 2 लोगों के अंदर जाने के लिए पर्याप्त था। कुछ पल के सन्नाटे के बाद सब पागलों की तरह उस छेद की ओर दौड़े। यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। हटो! अचानक एक भयानक शक्ति आए और जो लोग सामने थे वे सीधे खून की धुंध बन गए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बैरियर तुरंत वापस भर गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। व्हाइट हेड इवल लॉर्ड गुस्से से तिलमिला उठा, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने इतनी बारीकी से योजना बनाई थी, हर कदम सोचा था, लेकिन फिर भी सब कुछ बिगड़ गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आरव ने उस बैरियर को कैसे तोड़ दिया जिसे वह खुद नहीं तोड़ सका। लेकिन सच ये था कि आरव ने सब पहले ही सोच लिया था। जैसे ही 5 एलिमेंट्स फॉर्मेशन सक्रिय हुई, उसने समझ लिया कि हालात बेहद खतरनाक हैं। उसने तुरंत छोटे को बुलाया, जिसने बैरियर में बस उतना ही छेद किया जितना उसके निकलने के लिए काफी था। उस समय सभी का ध्यान 2 ग्रेट इमॉर्टल्स की लड़ाई पर था। किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। और जब पलक घायल हुई तो व्हाइट हेड इवल लॉर्ड सबसे ज्यादा निश्चिंत था। वह उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। आरव पहले से तैयार था। उसके हाथ में एक रोप थी जिससे वह पलक को पकड़कर साथ ले जाने वाला था। लेकिन पलक खुद ही उसके सामने गिर गई। इससे उसका काम आसान हो गया। फिर वो दोनों बैरियर के अंदर घुस गए। बाहर के लोग घबराकर अंदर आने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने ही व्हाइट हेड इवल लॉर्ड को कुछ देर के लिए रोक दिया। इतना समय काफी था कि बैरियर खुद को रिपेयर कर ले। ये सब बेहद जोखिम भरा था, लेकिन आरव की योजना बिल्कुल सटीक थी और अंत में वह सफल हो गया। अब वो बैरियर के अंदर था और बाकी सभी लोग बाहर रह गए। आरव पलक को लेकर पूरी गति से बैरियर के अंदर घुस गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि बैरियर फिर से बंद हो चुका है, उसने लंबी राहत की सांस ली और वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगा। बाहर से ये सब आसान लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसमें उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति दोनों का भारी खर्च हुआ था, खासकर ब्लड स्पिरिट अरे के दबाव के बीच। लेकिन चाहे जैसा भी हो, अब वह फिलहाल सुरक्षित था। उसने सिर उठाकर सामने देखा। उसके सामने एक भव्य महल खड़ा था, वही थंडर गॉड टेम्पल। बाहर से जो चीज धुंधली दिख रही थी, अब वह पूरी तरह स्पष्ट थी। एंशंट, वीरान और भव्य, यही 3 शब्द उस विशाल इमारत को देखकर उसके मन में आए। कुछ दूरी पर उसका मुख्य द्वार खुला था, लेकिन अंदर पूरी तरह अंधेरा था, मानो सब कुछ निगल जाने को तैयार हो।
उसने डिवाइन सेंस से अंदर झांकने की कोशिश की लेकिन तुरंत ही एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। ऐसे एंशिएंट रूइंस हर किसी के लिए एक बड़ा अवसर होते हैं, जहां अनगिनत खजाने और मौके मिल सकते हैं। लेकिन आरव ने खुद को रोका। वह तुरंत अंदर नहीं गया क्योंकि पलक की हालत बेहद गंभीर थी, उसकी जान कभी भी जा सकती थी। उसने तुरंत उसकी नाड़ी जांची और उसका चेहरा गंभीर हो गया। व्हाइट हेड इविल लॉर्ड की क्रूरता साफ दिख रही थी, उसने सीधे उसकी छाती की अक्सर मरीडियंस तोड़ दी थी। इतनी गंभीर चोट में इंसान को बचाया तो जा सकता है लेकिन उसकी कल्टिवेशन वापस लाना लगभग असंभव होता है। पहले का ग्रीनवुड एलिक्सिर कल्टिवेटर्स के लिए बहुत प्रभावी था लेकिन इमॉर्टल्स के लिए वह सिर्फ जान बचा सकता था, उनकी मरीडियंस को पूरी तरह रिस्टोर नहीं कर सकता। यानी अगर कुछ नहीं किया गया तो पलक जिंदा तो रह सकती थी लेकिन हमेशा के लिए अपंग हो जाती। इसका एक ही समाधान था, रेजुवनेशन पिल। यह विशेष पिल इमॉर्टल की मरीडियंस और शरीर दोनों को पूरी तरह रिस्टोर कर सकती थी। सौभाग्य से आरव के पास अब रेजुवनेटिंग अर्ब और बाकी सभी सामग्री मौजूद थी। उसने तुरंत अपने सिल्वर नीडल्स निकाले और एक झटके में लगभग 100 नीडल्स पालक के शरीर में लगा दिए, जिससे उसकी स्थिति स्थिर हो गई और उसकी जान फिलहाल बच गई। इसके बाद उसने तुरंत मेडिसिन कॉल्ड्रन निकाला और पिल रिफाइनिंग शुरू कर दी। आग की लपटें उठीं और एक एक करके मेडिसिनल हर्ब्स उसमें डाली जाने लगीं। रिजुविनेशन पिल की कीमत उसकी रेयरिटी और फॉर्मूला में थी, न कि उसकी कठिनाई में, इसलिए इसे रिफाइन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लगभग 15 मिनट बाद हवा में सुगंध फैल गई। आरव ने हाथ बढ़ाया और 9 काले रंग की पिल्स एक जेड बॉटल में गिर गईं। रिजुविनेशन पिल तैयार हो चुकी थी। उसी समय पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। उसने मुड़कर देखा, एक 10 फुट लंबा रक्तरंग का भाला बैरियर पर जोर से टकरा रहा था। बाहर व्हाइट हेड इविल लॉर्ड अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह ब्लड स्पिरिट अरे का उपयोग करके ब्लड फीन स्पीयर से लगातार हमला कर रहा था। उस भाले की शक्ति सच में भयावह थी। जो बैरियर पहले बिल्कुल अडिग था उसमें अब हल्की तरंगें दिखने लगी थीं, लेकिन फिर भी वह टूटने से बहुत दूर था। आरव ने सिर हिलाया। उसे बाहर फंसे उन इमॉर्टल्स के लिए अफसोस हुआ। उनकी लाइफ एसेंस लगातार खींची जा रही थी और अंत में उनका मरना तय था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने तुरंत एक रिजुविनेशन पिल पालक को खिला दी। जैसे ही पिल उसके शरीर में गई वह तुरंत घुल गई और उसकी मरीडियंस तेजी से हील होने लगी। उसके हिसाब से एक दिन के अंदर वह पूरी तरह रिकवर हो जाएगी, यहाँ तक कि उसकी टूटी हुई मरीडियंस भी ठीक हो जाएंगी। उसने सभी सिल्वर नीडल्स निकाल लिए और फिर थंडर गॉड टेम्पल की ओर देखने लगा, सोच रहा था कि अंदर जाए या नहीं। लेकिन तभी पीछे से लगातार धमाकों की आवाज और तेज हो गई। ब्लड फीन स्पीयर बार बार बैरियर पर टकरा रहा था और उसकी शक्ति पहले से भी अधिक लग रही थी। आरव ने ध्यान से महसूस किया, वह शक्ति सच में बढ़ रही थी। फिर उसने सोचा, शायद बाहर व्हाइट हेड इविल लॉर्ड और ज्यादा इमॉर्टल्स को पकड़कर उनकी एसेंस खींच रहा है। बाहर सच में यही हो रहा था। व्हाइट हेड इविल लॉर्ड बेहद गुस्से में था, उसकी सारी योजना एक अज्ञात युवक ने बिगाड़ दी थी। लेकिन थंडर गॉड टेम्पल उसके सामने था, इसलिए वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह लगातार और इमॉर्टल्स को पकड़कर ब्लड स्पिरिट अरे में डाल रहा था और उनकी लाइफ एसेंस से ब्लड फीन स्पीयर को और मजबूत बना रहा था। फिर भी बैरियर अब तक टूटा नहीं था, बस हल्की लहरें ही उठ रही थीं। इसी बीच फॉर्मेशन के अंदर फंसे इमॉर्टल्स की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उनकी जान धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तभी सुनहरे बालों वाला रूबी अचानक बोला, सीनियर, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको बैरियर तोड़ने का तरीका बता सकता हूँ। व्हाइट हेड इविल लॉर्ड ने उसकी ओर देखा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अंजाम जानते हो? वो तुरंत बोला, मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। अब व्हाइट हेड इविल लॉर्ड के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उसे बाहर खींच लिया। वो बोला, ये बैरियर बहुत मजबूत है, इसे कहीं से भी तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन एक जगह कमजोर है, जहां से वो लड़का अभी अंदर गया था। भले ही बैरियर खुद ठीक हो गया हो, लेकिन उस जगह की ताकत अभी भी बाकी हिस्सों से कम होगी। अगर आप वहीं हमला करें तो जल्दी टूट सकता है। ये सुनते ही व्हाइट हेड इविल लॉर्ड की आंखें चमक उठी। ये बिल्कुल सही था। गुस्से में वह इतनी साधारण बात भूल गया था, लेकिन अगले ही पल उसने हंसते हुए उस रूबी को वापस ब्लड स्पिरिट अरे में फेंक दिया। अच्छा किया, इनाम में तुम अपना खून और दोगे। फिर उसने ब्लड फीन स्पेयर को नियंत्रित किया और पूरी ताकत से उसी जगह पर हमला किया जहां से आरव अंदर गया था। हमारे एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा एपिसोड अपलोडिंग स्टार्ट कर दूंगा मैं। आज से ही स्टार्ट है पूरा। जो जो एपिसोड
आप लोग यहाँ सुन रहे हैं वो वहाँ पर भी मिल जाएंगे। और उसके आगे के एपिसोड में डालना शुरू कर दूँगा आज से। शाम को तकरीबन 11-12 बजे के करीब आज अपलोड कर दूँगा गंगा और रुथलेस के एक्स्ट्रा एपिसोड्स। और डेली यूट्यूब पे आते रहेंगे, अल्टरनेट या फिर डेली हम लोग डालते रहते हैं यूट्यूब पे।